हेलो बच्चों, मैं राकेश, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री फ्रॉम 6 टू 12th। 6 टू 12th क्यों? क्योंकि जब हमारे पास 11th में बच्चे आते हैं तो उनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पिछले बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते। इस कारण मैंने सोचा कि शायद मैं कोशिश करूं तो छोटी क्लासों से कंसेप्ट बच्चों को क्लियर करूं। तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर मीन वस्तुएं, इन अवर सराउंडिंग मीन हमारे आसपास की वस्तुएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय मैटर। बड़ी छोटी क्लासों से 5th से ये कंसेप्ट शुरू हो जाता है कि मैटर क्या है। तो कहता है कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। छोटी सी डेफिनेशन ये है इसकी, कोई भी चीज़ दुनिया की जिसका कोई मास है और जो कोई स्थान घेरती है, जगह घेरती है, तो वो मैटर है। तो मैं ऐसा कहूँगा कोई भी चीज़ दुनिया की ऐसी नहीं है जिसका कोई वजन नहीं है या कोई जगह नहीं घेरती। तो मैं कहूँगा चिंटी से लेकर हाथी तक, पानी के कतरे से लेकर समुद्र तक, या मिट्टी के छोटे कण से लेकर पहाड़ तक, जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं वो क्या हैं? मैटर्स हैं। दुनिया की सबसे छोटी चीज़ जो है वो क्या है? हम कहते हैं एटम है। एटम डाल्टन ने कहा था, 8th में हमने पढ़ा कि सबसे छोटा होता है, तो एटम भी मैटर है। फिर हम आगे पढ़ेंगे 9th में कि एटम में खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है, सबसे कम मास है उसका, लेकिन वो छोटा सा इलेक्ट्रॉन जिसको हम देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, वो भी क्या है? वो भी एक मैटर है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कुछ ऐसे भी हैं वर्ड जो मैटर नहीं है। आप कहेंगे कैसे सर हैं? अभी तो बोले थे सारी चीजें दुनिया की मैटर हैं, अभी कह रहे हैं कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो मैटर नहीं है। तो बच्चे, आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, लव है ना? लव क्या है? कोई मैटर है? और नहीं, लव मैटर नहीं है। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आप सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग, लव, हेट, फीलिंग, थॉट्स, ये हमारी मैटर्स में नहीं आती, क्योंकि ये पार्टिकल की नहीं बनी होती, ये कोई स्थान नहीं घेरती, ये इनका कोई मास नहीं है। ठीक है बच्चे, अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि कोई भी चीज़ जो वस्तु है वो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो बच्चे चलते हैं एनसीईआरटी बुक के सबसे पहले टॉपिक पे, 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर देखने में कैसी है मैटर, ठीक है, क्या क्या करैक्टर हैं फिजिकल इसमें। तो सबसे पहला इसका करैक्टर हम देखेंगे 1.1.1, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कि मैटर जो है वो पार्टिकल की बनी होती हैं। तो बच्चे अभी देखिए, ये पेन से मैंने लिखा है, पेन में क्या है? इंक है, ठीक है। इंक जो है, ये देखिए ब्लैक बोर्ड पे क्या हो गया? इंक आपको दिख रही है, इंक से लिखा हुआ है। इट मीन अगर ये इंक पार्टिकल ना होती तो इस ब्लैक बोर्ड पे नहीं बैठ सकती थी। ये इंक के छोटे छोटे पार्टिकल ही हैं जो इस पेन से निकले हैं, और ये पार्टिकल इस ब्लैक बोर्ड के साथ अटैच हो गए हैं और इस ब्लैक बोर्ड पे बैठ गए हैं। इट मीन इंक इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। जब टीचर लिखता है दूसरे चाक से, आपने देखा है, एक तो चाक ब्लैक बोर्ड पे भी लिखता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके वो नीचे गिरते हैं चाक के। इट मीन चाक इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। आपने देखा है, आप सुबह नहाते हैं, पानी ऊपर डालते हैं, जब पानी डालते हैं तो पानी के पार्टिकल जो है वो आपसे चिपक जाते हैं। इट मीन वाटर इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। आपकी मम्मा खाना बना रही है, आपको दूर से खुशबू आ जाती है, मीन वो जो हवा में उसके वेपर्स आए हैं, आपको स्मेल आ गई। इट मीन फूड इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। आप शीशे के गिलास में पानी पी रहे थे, वो गिलास आपसे छूट गया, वो टूट गया, आपने देखा बड़े सारे पार्टिकल्स उसके नीचे फैल गए हैं। तो इट मीन हम कह सकते हैं, इट मीन एवरीथिंग या एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। जितनी भी मैटर दुनिया की हैं वो किसकी बनी हुई हैं? पार्टिकल की बनी हुई हैं। क्लियर बच्चे? बड़ी सारी एग्जांपल आप इसकी दे सकते हैं। अगरबत्ती जलाई, एक कोने पे रखी, उसकी खुशबू आ गई। इट मीन जो एयर है, जो हवा आ रही है, जो स्मोक उसका आ रहा है, वो भी क्या है? पार्टिकल है। ये बाल हमारे जब बार्बर काटता है तो नीचे गिर जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल कट के। तो एवरीथिंग हम कह सकते हैं ऑफ द यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। अब बच्चे सेकंड टॉपिक है 1.1.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जो
मैटर के पार्टिकल हैं ये कितने छोटे हो सकते हैं। अभी हमने कहा कि ये बड़े वेरी 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 स्मॉल, बड़े छोटे होते हैं। एक पार्टिकल इतना छोटा होता है जिसको हम देख भी नहीं सकते। तो इसको करने के लिए चलो हम एक्टिविटी पे चलते हैं जो हमारी बुक पे दी गई है कि हमने क्या करना है, 5 बीकर ले लेनी है। 5 से ज़्यादा भी ले सकती हैं आप, कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। 5 बीकर ABCDE, इसमें आपने डालना है 100 ml वाटर इन ईच। हर एक में आपने 100 ml पानी डाल दिया है। अब आपने एक कॉपर सल्फेट का CuSO4, कॉपर सल्फेट आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, ब्लू कलर का होता है, नीला होता। इसका एक क्रिस्टल लेना है, छोटा सा पीस ले सकते हो, 1 ग्राम 2 ग्राम या 10 ग्राम, ठीक है। वो पीस लेके आपने इसमें डाल देना है, इसमें डाल देना है। फिर आप क्या देखोगे, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, या इसको हिलाना है, ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो है ये ब्लू हो जाएगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर जो है ये सारा इसमें आ जाएगा, ये ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब हमने क्या करना है, इस सॉल्यूशन में से जो 100 ml है, 100 नहीं लेना है, हमने 10 ml इसका लेना है, 10 ml, 10 ml लेना है और इस 10 ml को इसमें डाल देना है। बच्चों, पानी से किसी ने पूछा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो पानी कहने लगा जिसमें मिला दो उस जैसा कलर हो जाएगा। इसका 10 ml आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। इसमें भी ब्लू कलर आ जाएगा, इसमें भी ब्लू कलर आ जाएगा। फिर इसका 10 ml हमने इसमें डालना है और इसका मिक्स होने के बाद इसका 10 ml इसमें डालना है। समझ गए बच्चे? तो हम क्या देखेंगे, सारे ब्लू कलर हैं, लेकिन ये ज्यादा ब्लू है, जो उससे कम हो गया, जो उससे कम, जो उससे कम, ये बिल्कुल थोड़ा कम हो गया, लेकिन ब्लू कलर है। इट मीन हमने इसमें एक छोटा सा पीस 1 ग्राम का डाला था, उसमें कितने पार्टिकल थे देखिए आप। जब उसमें से हमने थोड़ा सा 10 ग्राम लिया, 10 ग्राम में क्या होंगे, बिल्कुल कम पार्टिकल, तो ये इसमें फैल गए, 100 ग्राम में फैल गए। अब इसमें से हमने 10 ग्राम लिया और पार्टिकल कम हो गए, इसमें डाले, इसमें भी पार्टिकल फैल गए, फिर इसमें डाले, इसमें भी फैल गए, आगे देखा। इट मीन हम पार्टिकल को कम करते जा रहे थे। अगर ये 1 ग्राम था तो ये इससे भी कम, 10 गुना कम, इससे भी 10 गुना कम, इससे भी 10 गुना कम, और ये 1 ग्राम का भी हमने सैकड़ों हजारों हिस्सा कम लिया और वो भी क्या हो गया, पानी में अपना कलर दे गया। इसका मतलब है, जहां से क्लियर हुआ कि पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो वेरी वेरी मच स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, आप क्या कर सकते हो, डिटोल, इसकी जगह आपके पास एक कॉपर सल्फेट नहीं है, आप डिटोल आपके घर में होगा, आप डिटोल डाल सकते हो इसमें 1 चम्मच, ठीक है, इसमें डिटोल डालो 1 चम्मच, फिर इसमें से 1 चम्मच निकालो, इसमें डालो, इसको मिक्स करो, इसमें से 1 चम्मच निकालो, इसमें डालो, इसमें इसका 1 चम्मच इसमें, आप देखोगे इसमें स्मेल ज्यादा है डिटोल की, इसमें कम है, इसमें सबसे कम है, लेकिन फिर भी वो जो 1 चम्मच था, ठीक है, इधर भी मिक्स हुआ उसके पार्टिकल, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और उधर भी पार्टिकल चले गए। कहने का मतलब उस 1 चम्मच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल थे, तभी तो वो बट गए। क्लियर? क्लियर बच्चे? जहां एक बड़ी बाल्टी ले लें, उसमें 2 ड्रॉप डिटोल डालें, वो पूरी बाल्टी में क्या हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी। चाहे एक बाल्टी में इंक का 2 ड्रॉप डालें, है ना, जब हम कपड़े धोते हैं तो वो होता है ना ब्लू नील, वो हम थोड़ा सा डालते हैं, पूरी बाल्टी में फैल जाता है। इट मीन छोटे से पार्टिकल जो थे वो पूरी बाल्टी में फैल गए। इट मीन जो खुद पार्टिकल जो हैं वो वेरी वेरी मच स्मॉल, तभी तो पूरी बाल्टी में, उस छोटे से ड्रॉप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल थे, हजारों करोड़ों अरबों, तभी तो वो पूरी बाल्टी में फैल गए। तो इट मीन पार्टिकल इज वेरी मच स्मॉल, जो मैटर जिसकी बनी होती है वो पार्टिकल बड़े ही छोटे होते हैं। बच्चे, अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल हैं उसके कुछ करैक्टर देखेंगे। 3 करैक्टर हम जहां पढ़ेंगे। पहला तो यह है कि पार्टिकल जो मैटर के हैं उनमें खाली स्थान होता है। दूसरा हम देखेंगे कि ये पार्टिकल मैटर के कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और तीसरे में देखेंगे कि इन पार्टिकल में अट्रैक्शन भी होती है। तो चलो पहले पे चलते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर है उन जिन पार्टिकल की बनी हुई है उन पार्टिकल में क्या होता है, खाली स्थान होता है। जैसे ये पेन बना हुआ है पार्टिकल में,
तो पेन के जो पार्टिकल हैं कहते हैं इनमें खालिस्तान होता है। तो चलो देखते हैं। इसको करने के लिए हम पहली एक्टिविटी से आपको समझाते हैं। हमने क्या किया था, ये 5 बीकर ली थी ABCDEF, इसमें हमने डाला था कॉपर सल्फेट। सॉल्यूशन का कलर हो गया था ब्लू। ब्लू कलर क्यों हो गया? कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल थे ब्लू कलर के, वो इस पानी में आके बैठ गए थे। सभी पानी में अगर खाली स्पेस नहीं होती तो ये कॉपर सल्फेट जहाँ नीचे आ जाता, लेकिन कॉपर सल्फेट पूरे पानी में फैल गया, उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो थे, क्योंकि उन पानी के अंदर भी खालिस्तान था, खाली स्पेस थी, उस स्पेस में ये कॉपर सल्फेट बैठ गया। ऐसे ही सभी बीकर में हमने देखा, जब इसमें डाला तो इसके भी वाटर में जो खाली स्पेस थी उसके बीच में कौन, कॉपर के पार्टिकल आके बैठ गए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको करके बताते हैं बच्चे। ये 2 बीकर लेनी है हमने, ये A और B, ये 2 बीकर ले ली। इस बीकर में आपने डालनी है शुगर, चीनी डालनी है 1 चम्मच, और उतना ही पीस, जितना चम्मच में शुगर आई है उतना ही 1 पीस आपने लेना है स्टोन का, पत्थर का पीस लेना है और इस दूसरी बीकर में डाल देना है। लेकिन इस पानी में ये डालने से पहले आपने लेवल लगा लेना है कि पानी कितना है, दोनों में लेवल लगा लेना है। इसमें शुगर डाली, डिजॉल्व कर दी हमने, मिक्स हो गई, नहीं दिख रही, कहाँ गई शायद देखते हैं अभी। इसमें पत्थर डाला, ठीक है, तो वो डिजॉल्व नहीं हुआ, सामने दिख रहा है। अब हमने जब लेवल देखा इसमें, वो लेवल सेम था। अगर शुगर ने बीच में कोई जगह रखती अपनी तो ये लेवल बढ़ जाना चाहिए था, जैसे जहां हुआ, जहां पत्थर जो डाला था, पत्थर डालने के कारण ये लेवल पानी का क्या हो गया था, राइज हो गया था। ऐसा क्यों हुआ अभी आपको बताते हैं। ये शुगर के मालिक्यूल, जो छोटे छोटे मालिक्यूल जो डिजॉल्व हो जाते हैं, शुगर के छोटे छोटे मालिक्यूल बन जाते हैं। ये मालिक्यूल जो थे, पानी के मालिक्यूल में भी छोटी छोटी जगह थी, खाली स्पेस थी, ये उस खाली स्पेस में जाके बैठ गए चुपचाप, और पानी का लेवल इन्होंने इंक्रीज नहीं किया। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ये वाटर पत्थर आया, इसने कहा मेरे को भी खालिस्तान में बिठाओ। वाटर बोला इतनी स्पेस नहीं है, स्पेस तो है लेकिन वेरी स्मॉल, आपका साइज बड़ा है, जा तो डिजॉल्व हो जाओ। पत्थर डिजॉल्व हो नहीं सकता, तो पत्थर ने कहा मैंने तो बैठना है। वो बैठ गया और पानी को पीछे हटा दिया, पानी का लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। समझाया आपको? मीन मैटर के पार्टिकल में खाली स्पेस होती है, कईयों में कम, कईयों में ज्यादा। अब देखो, अगरबत्ती जलाई हमने, उसका जो खुशबू है वो हमारे तक आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि एयर में खाली स्थान होता है, उसमें वो जो अगरबत्ती के पार्टिकल है वो आते हैं, मूव करते करते हमारे तक पहुंच जाते हैं। सुनार की दुकान पे अगर हम जाते हैं सोना लेने के लिए, गोल्ड स्मिथ के पास, वो सोने में क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको मेल्ट करते हैं, तांबे को और गोल्ड को, और मिला देते हैं। हमें दिखता ही नहीं, उसमें कॉपर दिखता नहीं, क्योंकि गोल्ड में, सॉलिड में जो छोटे छोटे पार्टिकल थे गोल्ड में, उन खालिस्तान में क्या बैठ गया, क्या बैठ गया, कॉपर जो था, तांबा जो था, उसके पार्टिकल छोटे छोटे बैठ गए। समझाया आपको? मीन खाली स्पेस गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में, सभी में होती है, कईयों में कम होती है, कईयों में ज्यादा होती है। बच्चे याद रखना है कि पहला कैरेक्टर, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर हैं उनके पार्टिकल में खाली स्पेस होती है। और 12th में जाओगे ना, वहां आते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज इंटरस्टेशियल कंपाउंड, इंटरस्टेशियल स्पेस क्या होती है? यही जो मैटर के बीच में खाली स्पेस होती है, इसी को बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। और इन्हीं पे कुछ डालने से जब कंपाउंड बने तो इंटरस्टेशियल कंपाउंड आता है। ये कुछ पॉइंट आपने याद रखते जाना है, ठीक है? कुछ 100, 200, 300 वर्ड होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और अगर हम उनको बुला देंगे तो फिर ये आगे हमें कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, जिनसे मैटर बनी होती है, ये मूव करते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है? इसको करने के लिए बुक में 3 एक्टिविटी दी हैं। चलो उन्हीं एक्टिविटी से हम करते हैं। पहली एक्टिविटी 1.3 दी है कि आपने एक अगरबत्ती लेनी है। अगरबत्ती लेके, ठीक है, एक कोने पे आपने लगा देनी है कहीं कमरे में, तो एक साइड पे आपने बैठ जाना है। 2, 4, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि उसकी जो स्मेल है वो आप तक पहुंच गई। कैसे पहुंची? क्योंकि उसमें से जो पार्टिकल निकले, अगरबत्ती का धुआं जो निकला, वो एयर के साथ मिक्स हुआ, और एयर के साथ मिक्स हुआ और मिक्स होके वो हमारे तक
पहुंच गया। आपको पता है किसी भी चीज को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इस गैस को या इस धुएं को मूव किसके साथ की? एयर के साथ, हवा के साथ। एयर जहां मीडियम है। तो ये कैसे आई बच्चे? इट मीन मूव, पहले गैस के साथ मिक्स हुई और फिर मूव करके हमारे पास आ गई। तो यही हमने कहा था, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मूव करते रहते हैं बच्चे पार्टिकल। अब सेकंड एक्टिविटी अगर आप देखें तो सेकंड एक्टिविटी में कहता है आपने क्या करना है, 2 कंटेनर लेने हैं। ये देखिए, इनमें आपने पानी डाल देना है, ठीक है। दोनों में आपने वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया। एक में आपने डालनी है इंक, इसमें आपने इंक का एक ड्रॉप डालना है, और इसमें आपने डालना है हनी, हनी का एक ड्रॉप। क्या देखेंगे आप, जो इंक वाला कंटेनर था, बीकर था, उसमें बड़ी जल्दी कलर चेंज हो गया, बड़ी जल्दी मिक्स हो गई इंक। लेकिन ये जो हनी था ये पहले जाके नीचे बैठा और इसको मिक्स होने में क्या लगा, टाइम लगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाटर के पार्टिकल जो थे वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। जैसे एयर मूव कर रही थी, इसके साथ ये मिली, ये भी मूव कर रही थी, दोनों चले गए। ऐसे ही बच्चे लिक्विड के पार्टिकल, जब पानी के पार्टिकल भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे इंक इनके साथ आई, इंक के पार्टिकल इस पे पड़े, तो इसने क्या किया, इंक के पार्टिकल को भी मूव करना शुरू कर दिया और अपने में मिक्स कर दिया। लेकिन हनी जो था वो थोड़ा जेल टाइप था, वो उसको पहले मिक्स होने में टाइम लगा। वो वाटर के पार्टिकल तो मूव कर रहे थे, लेकिन जब उसने उनको स्ट्राइक किया, किसको, हनी के पार्टिकल को पहले स्ट्राइक किया, अपने में मिक्स किया, फिर उसके बाद उनको भी मूव करने लगी। क्लियर बच्चे? इट मीन जहां से क्लियर हुआ कि जो पार्टिकल हैं किसके, मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं। गैस वाले ज़्यादा, लिक्विड वाले थोड़े कम, सॉलिड वाले थोड़े कम, वो देखेंगे आगे। अब तीसरी एक्टिविटी वो कहता है कि आपने क्या करना है, यही 2 कंटेनर लेने हैं, यही 2 बीकर ले लेनी है, इनमें पानी डाल देना है। ये देखो वाटर डाला हुआ है, पहले वाटर डाला हुआ है। एक इनमें आपने डालना है कॉपर सल्फेट, पीछे किया ना आपने कॉपर सल्फेट, नीले कलर का होता है। कॉपर सल्फेट नहीं डालना है तो आप पोटाशियम परमैंगनेट डाल सकते हो, वायलेट कलर का होता है, या कोई और कलर वाली चीज़ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें डाल देना है। इसमें भी एक पीस डाल देना है इसका क्रिस्टल का, इसमें भी डाल देना है। लेकिन करना क्या है, इसको आपने हीट नहीं करना है। इस बीकर को आपने क्या करना है बच्चे, इस बीकर को आपने हीट करना है, ठीक है। जब हीट करेंगे तो आप देखेंगे कलर इसमें भी आया, इसमें भी आया, लेकिन इसमें बड़ी जल्दी आ गया, इसमें बड़ी जल्दी कलर आ गया, इसमें लेट आया। इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट इसमें जो थी वो स्लो थी, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल थे उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, तभी तो उसने कॉपर सल्फेट को जल्दी मिक्स कर दिया। इसका मतलब है किसी चीज़ को गर्म करने पे मूवमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठंडा खाना किचन में पड़ा था, उसकी खुशबू नहीं आ रही थी, स्मेल नहीं आ रही थी, जैसे मम्मा गर्म करने लगे हमने कहा बड़ी खुशबू आ रही है, पता नहीं क्या बन रहा है ना। क्यों? क्योंकि अब 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपने याद रखने हैं। एक है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, फिर आपको साइंस या केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ये जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे चलेंगे। अब डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे, मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ये देखो अगरबत्ती की जो स्मेल थी वो एयर में मिक्स होगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फिर हमने दूसरे में क्या देखा, इंक जो थी वो पानी में मिक्स होगी ना, उसको थोड़ा टाइम लगा, ये बड़ी जल्दी हो गई, मिक्स हो गई, ये उसको थोड़ा टाइम लगा, वो भी डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, डिफ्यूजन मिक्सिंग। और हमने ये देखा सॉलिड का पीस डाला, इसको पानी में डाला, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम लगा मिक्स होने में। तो डिफ्यूजन जो होता है गैसेस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम, और सॉलिड और लिक्विड जो मिलाते हैं उनमें और कम होता है। और सॉलिड में तो कईयों में नहीं भी होता, अगर होता भी है तो बड़ा कम होता है। बच्चे ये पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन डिफ्यूजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस। आपकी गैस का सिलेंडर जो था रसोई में लीक हो रहा था, तो आपको खुशबू आई, आप गए मम्मा
स्मेल आ रही है, सिलेंडर लीक हो रहा है, क्यों? डिफ्यूजन हुआ उसका, गैस जो बाहर निकली वो डिफ्यूज हो गई एयर के साथ और हमारे तक पहुंच गई। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चे? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड होती है, मोशन से रिलेटेड होती है। तो अगर किसी चीज को गर्म करते हैं, आपने देखा इसमें पानी के मॉलिक्यूल मूव तो कर रहे थे लेकिन कम कर रहे थे, जैसे गर्म किया जल्दी डिजॉल्व हो गया, जल्दी ज्यादा मूव कर रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन को फास्ट कर देती है। खाना ठंडा था, काइनेटिक मूवमेंट नहीं थी इतनी पार्टिकल की, लेकिन जैसे खाने को गर्म किया, जो उसके वेपर निकले उनकी काइनेटिक मोशन तेज हो गई, मूवमेंट तेज हो गई। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। क्लियर बच्चे? तो आपने देखा कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कुछ बड़ी तेजी से करते हैं, कुछ कम करते हैं और एक दूसरे में मिक्स होते हैं, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। हीट करने पे मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम हीट देना मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे चलते हैं मैटर के तीसरे कैरेक्टर पे, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो देखते हैं 3 एक्टिविटीज इन्होंने दी हुई है। एक तो गेम टाइप है कि बच्चों आपने गेम खेलनी है, आपने क्या करना है? चेन बनानी है बच्चों की, 10 बच्चों की चेन बनानी है, 3 चेनें बनानी है। पहले वाले में 10 बच्चे क्या करेंगे? ऐसे एक दूसरे को हाथ ऐसे डालेंगे, कस के पकड़ेंगे, 10 बच्चे वो हो गए। दूसरे क्या करेंगे? हैंड पकड़ेंगे एक दूसरे का, वो चेन हो गई। और तीसरे जो है वो उंगली मिलाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब फिर बच्चों को बोला गया कि इस चेन को तोड़ो। कौन जल्दी तोड़ेगा? कौन सी चेन जल्दी टूटेगी? जिसने उंगली जोड़ी है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन कम है, जल्दी टूट जाएगी। हाथ वाली उसको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और इस वाली को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इट मीन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, उसमें कम थी, और इस वाली में बिल्कुल कम थी बच्चे। तो यही हम आज बताने वाले एक्टिविटी पे चलते हैं 1.7 पे। वो कहता है कि आपने 3 चीज़ें लेनी है। एक नेल लेना है, लोहे का किल लेना है, एक रबड़ बैंड लेना है, रबड़ बैंड लेना है, और तीसरा आपने लेना है चाक, चाक लेना है। अब आपको हमने दे दी है, हथौड़ा दे दिया, चाकू दे दिया, काटने वाली चीजें दे दी, तोड़ने वाली दे दी। इनको आपने तोड़ना है, ठीक है, किसी भी तरीके से। आपने नेल लेके उस पर आपने हथौड़ा मारा, नहीं टूट रहा भाई, बड़ा जोर लगा, नहीं टूट रहा। रबड़ को चाकू से हमने काटा, टाइम तो लगा, फोर्स तो लगी, लेकिन काट लिया उसको। अब ये चाक जो है इसको तो मैंने हाथ से ही तोड़ दिया, समझ गए ना? इट मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके बीच में भी है, इसके भी है, इसमें भी है, लेकिन चाक में बड़ी कम है, आसानी से टूट गया, और रबड़ में उससे ज़्यादा है। लेकिन जो नेल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बड़ी ज़्यादा है। तो ये है कि मैटर में जितनी भी मैटर हैं जो पार्टिकल की बनी होती है, एक दूसरे पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कईयों में कम होती है, कईयों में ज़्यादा होती है बच्चे। जैसे आप देखेंगे गैस जो थी, धुआं जो है ना, जब उड़ता है ना, कोई उधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन बड़ी कम होती है। आधे पार्टिकल उधर चले गए, आधे उधर चले गए। लेकिन पानी देखा आपने, पानी एक साथ बहता है। अगर आप फोर्स लगाओगे, काटोगे, तभी वो दूसरी साइड जाएगा, नहीं तो पानी साथ में चलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस से ज़्यादा होती है। अब सॉलिड देखो, ये पेन है, ये पेन बना है प्लास्टिक के पार्टिकल का, पेन के पार्टिकल्स का। कितने पार्टिकल हैं? इनफाइनाइट, करोड़ों अरबों हैं इसमें। अब इसको आप छोड़ते हो तो ऐसे रहेगा, क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा है, ये नहीं तोड़ सकते आप। जब फोर्स लगाओगे या हीट करोगे तभी ये आप ब्रेक कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि मैटर के पार्टिकल जब मैटर में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कईयों में ज़्यादा, कईयों में कम होती है बच्चे। जैसे अब तीसरी एक्टिविटी वो आपको देता है 1.8। वो कहता है एक टब में आपने पानी डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, तो मैंने कहा इस पानी को थोड़ा ब्रेक करो। तो आप क्या करेंगे? हाथ मारेंगे, पानी ब्रेक तो होगा लेकिन दोबारा आपस में जुड़ जाएगा। जहाँ कोई आदमी नहा रहा है, जब हम तैरते हैं ना तो हम पानी को पीछे करते जाते हैं, पीछे करते हैं और खुद आगे जाते हैं, लेकिन फोर्स लगाने से पानी पीछे तो होता है लेकिन दोबारा वो आपस में जुड़ जाता है। कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में है, तभी वो दोबारा क्या हो जाता है? आपस में कंबाइन हो जाता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट, आज हम करेंगे मैटर की स्टेट्स।
स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जितनी भी दुनिया की मैटर्स हैं वो 3 तरह में पाई जाती हैं, जहाँ सॉलिड, जहाँ लिक्विड, जहाँ गैस। ये देखिए 3 स्टेट ऑफ मैटर। 5th से शुरू हो जाता है बच्चे सॉलिड, लिक्विड, गैस। 11th में तो ये पूरा चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर्स, तो इसको गौर से पढ़ना, 11th में आपको प्रॉब्लम आए, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ने से पहले आपने बच्चे इनके स्ट्रक्चर देखने हैं थोड़े, और जो पीछे हमने करैक्टर किए थे उनसे पहले इनको जोड़ना है। तो ये है हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस का स्ट्रक्चर। हमने कहा था ये मैटर है, तो मैटर किसकी बनी हुई है? पार्टिकल की। ये देखो पार्टिकल दिखाए गए हैं, ये गोले जो दिखाए हैं ये क्या दिखाए हैं? पार्टिकल। तो उसने कहा पार्टिकल बड़े स्मॉल होते हैं। हाँ बड़े स्मॉल होते हैं, हम नहीं देख सकते, लेकिन जहाँ तो हमने दिखाना पड़ना था। तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, ये पार्टिकल जो हैं इनमें एम्प्टी स्पेस होती है। ये देखिए बच्चे, ये पार्टिकल, ये 4 पार्टिकल अगर हैं, 1 2 3 4, इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है ना, दिस इज एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस है ना। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा है, लिक्विड में ज़्यादा है, और गैस में उससे भी क्या है? ज़्यादा है। क्लियर। और दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि ये पार्टिकल जो होते हैं मूव करते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो खाली स्पेस ज़्यादा है, गैस के पार्टिकल तभी बड़ी फास्टली मूव करेंगे। लिक्विड के भी करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। अब सॉलिड के करते हैं, सॉलिड के रोटेशनल मोशन तो नहीं होती, लेकिन अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। इसका नाम कहते हैं कि सॉलिड के पास वाइब्रेशनल मोशन होती है अपनी ही पोजीशन पे। तो 3rd पॉइंट हमने पढ़ा था, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं, ये अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे, ये थोड़ा कम करेंगे, इसमें अट्रैक्शन कम होती है। तभी हमने देखा था गैस अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ जाती है। अब हम चलते हैं बच्चे इनकी प्रॉपर्टी पे। ये 3 करैक्टर अपने दिमाग में बिठा लें कि मैटर के पार्टिकल जो है उनमें एम्प्टी स्पेस होती है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मूव करते हैं। उसके बेस पे से सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएंगी। 10 प्रॉपर्टी कराऊंगा आपको इसकी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो चलो शुरू करते हैं पहले शेप साइज से ही। तो शेप जो है हम कहते हैं कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। ये देखिए चेंज नहीं होती, कहीं भी रख दें। लिक्विड जो है अपनी शेप चेंज कर लेता है। अगर ये पानी है तो ये बोतल जैसी शेप है, गिलास में डालेंगे तो गिलास जैसी शेप हो जाएगी, गड्ढे में डालेंगे तो गड्ढे जैसी शेप ले लेगा। लेकिन ये जो है इसकी कोई गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। बलून में डालेंगे बलून जैसा, कमरे में डालेंगे कमरे जैसा, ठीक है ना। तो बच्चों ये शेप का कंसेप्ट मैं आपको जहाँ से समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट जहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर देखिए सॉलिड की बात करें, डेफिनेट शेप, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या हैं? क्लोजली पैक्ड, ये मूव नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं कर सकते तो शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन गैस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उनमें एम्प्टी स्पेस है, वो मूव कर जाते हैं। जैसे ही बोतल को गिलास में डाला पानी को, तो उन्होंने क्या कर दिया? मूव करके, एक दूसरे ने मूव करके अपनी शेप चेंज कर ली। ऐसे ही जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल भी फ्री टू मूव होते हैं, जहां उनको डालेंगे उन्हीं की शेप वो ले लेंगे। अब बच्चे सेकंड प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो हम कहते हैं सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। जैसे ये है ना, जितनी इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है कहीं भी रख दो उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन लिक्विड वॉल्यूम का भी फिक्स होता है। अगर 1 लीटर पानी लिया है तो उसको जहां मर्जी आप डालो, बोतल में है तब भी 1 लीटर, उसका गड्ढे में डाल दो तब भी 1 लीटर, जग में डाल दो 1 लीटर ही रहेगा। और गैस जो है अगर बलून में है तो बलून जितना वॉल्यूम है उसी गैस को आपने खोल दिया, पूरे कमरे में फैल गई, कमरे जितना वॉल्यूम हो गया। इट मीन सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम और गैस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। ये तो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस। बच्चे देखिए सॉलिड में मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो होते हैं वो क्या है? क्लोजली पैक्ड। मैं मॉलिक्यूल बोल देता हूँ, कई बार एटम बोल देता हूँ, क्योंकि 11th में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पार्टिकल नहीं चलेंगे, वहाँ हम इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे या एटम बोलेंगे। तो एटम मॉलिक्यूल बोलूँ तो मीन पार्टिकल। तो इसमें क्या है? सॉलिड में पार्टिकल क्या है? क्लोजली पैक्ड है बच्चे, ये मूव नहीं कर सकते। अगर मूव नहीं कर सकते तो वॉल्यूम चेंज कैसे करेंगे? इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम। अब लिक्विड देखें, लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव तो करते हैं, लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है गैसेस से। सभी मॉलिक्यूल को साथ में खींच लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। सभी मॉलिक्यूल साथ में आ गए तो वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही रहेगा, समझ गए ना। लेकिन गैस के केस में क्या होता है? फ्री टू मूव है, कोई उधर चला गया कोई उधर चला गया, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स रहता ही नहीं है। जिसमें डालोगे उसी का वॉल्यूम जे ले लेती है। इट टेक द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बट देयर वॉल्यूम रिमेन द सेम। क्लियर बच्चे। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है पैकिंग। पैकिंग किसकी? पार्टिकल की पैकिंग। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस की में पार्टिकल की पैकिंग। ये कहता है क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, ये लेस क्लोजली पैक्ड हैं, ये फ्री टू मूव हैं। तो मेरे ख्याल में आपको पहले ही समझ आ गया, इसी से सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती हैं।
ये देखिए सॉलिड के पार्टिकल क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। हमने कहा एम्प्टी स्पेस इसमें बड़ी कम होती है, बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं। ये देखिए है ना, भागने नहीं देते एक दूसरे को। ये ब्लैक बोर्ड है, इसके पार्टिकल जहाँ हैं वही हैं, लेकिन इसके पार्टिकल क्या हैं, लेस क्लोजली पैक्ड। पैक तो होती है, पैकिंग तो होती है इसमें, लेकिन इसमें खाली स्थान ज़्यादा होता है, इस कारण पैकिंग कम होती है। और दे आर फ्री टू मूव, वो अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर जाते हैं, इसमें बिल्कुल पैकिंग नहीं होती। गैसेस प्रॉपर्टी बच्चे करेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मीन सॉलिड लिक्विड गैस के जो पार्टिकल हैं उनमें डिस्टेंस कितना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल पास हैं, सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल जुड़े होते हैं, है ना। ये देखिए जैसे ये है, पार्टिकल जुड़े होते हैं, इनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस नहीं होता, जब बड़ा कम होता है तो लेस, ठीक है। तो लिक्विड में पार्टिकल हमने कहा इनमें खाली स्पेस ज़्यादा होती है, तो इसमें थोड़ा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, मच है। लेकिन गैस में तो बड़ा ज़्यादा होता है, तो हम कहेंगे इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर। और अगली प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही पार्टिकल के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल। ये देखें बच्चे, जितने पास होंगे उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जितने दूर होंगे उतनी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। समझिए ना, इट मीन सॉलिड के पार्टिकल में, पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में, जो साथ वाले पार्टिकल हैं उनमें अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है। यही तो कारण है वो छोड़ते नहीं एक दूसरे को और उनकी शेप फिक्स रहती है, समझिए ना। लेकिन गैस के पार्टिकल जो हैं दे आर फ्री टू मूव। ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बट इन लिक्विड इज वीकर देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैसेस। गैसेस से ज़्यादा होगी, और गैसेस में बात करें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीकेस्ट, सबसे कम है। अगली 5 प्रॉपर्टीज, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, डेंसिटी, एनर्जी, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी गौर से आपने समझना है। पहली है रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मीन हार्डनेस, जो बहता नहीं है, और फ्लूइडिटी मीन फ्लो हो जाता है। तो हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, यहीं से आ जाएगा। ये मूव भी नहीं करते, रोटेशनल करते नहीं हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह से, रोटेट करते नहीं हैं। तो जब रोटेट नहीं करेंगे तो फ्लो कैसे करेंगे, इस कारण रिजिड, सॉलिड और रिजिड होते हैं। तो रिजिडिटी इनके पास है, पोजेस रिजिडिटी, पोजेस फ्लूइडिटी, ये फ्लो हो जाते हैं। क्यों, जैसे जब मॉलिक्यूल जाता है ना, ये देखिए ये मॉलिक्यूल जैसे चलेगा तो ये मॉलिक्यूल, इनमें अट्रैक्शन है, दूसरे मॉलिक्यूल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इट मीन दे पोजेस फ्लूइडिटी, मीन फ्लो हो जाते हैं, और दे हैव हाईएस्ट फ्लूइडिटी। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल फ्री टू मूव है, ये कहीं इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, तो इसमें फ्लूइडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर बच्चे। उसके बाद अगर बात करें 7th और 8th, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन इनको बाद में करवाता हूँ, पहले ये करवा देता हूँ डेंसिटी एंड एनर्जी। डेंसिटी क्या है बच्चे, बच्चों को पता नहीं चलता डेंसिटी है क्या। तो डेंसिटी क्या है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें मैंने डाला सॉलिड, इसमें डाला लिक्विड, और इसमें डाली गैस। वॉल्यूम सेम है, पर यूनिट वॉल्यूम सेम लेना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, 1 मिलीलीटर ले सकते हैं, 1 लीटर ले सकते हैं, सबका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो आपने देखना है मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी बच्चे, समझिए आप। वॉल्यूम सेम है तीनों का, तो मास जिसका, किसका मास ज़्यादा होगा, जिसमें हमने रेत डाली है या पत्थर डाले हैं। इतने वॉल्यूम में हमने लिक्विड डाला है, इसमें हमने गैस डाली है, भारी कौन होगा बच्चे, दिस इज इट मीन सॉलिड की डेंसिटी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, हैव हाईएस्ट डेंसिटी, जो हाई डेंसिटी। और लिक्विड की लोअर देन सॉलिड, लिक्विड की डेंसिटी जो है सॉलिड से कम, गैस से ज़्यादा। और लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। याद रखना बच्चे, डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम सबका एक जैसा लेना है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये 10th वन है एनर्जी। एनर्जी क्या मीन, ताकत कह सकते हैं एनर्जी, ठीक है। तो ये कहता है, आपको कोई पूछेंगे भी इनमें से किसके पास एनर्जी ज़्यादा है, आपको हो गया सर, मेरे ख्याल में आपको हो गया सॉलिड में ज़्यादा है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है। नहीं बच्चे, मैं कहूँगा गैसेस में ज़्यादा है। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, आपने लिया था आइस, ली थी आइस, बर्फ़ का पीस लिया था, ठीक है। ये बर्फ़ का पीस लिया था, इसमें हर एक चीज़ में एनर्जी होती है, एनर्जी हर एक के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, हर एक चीज़ के पास।
ठीक है, जैसे ये पेन है इसमें भी इंटरनल एनर्जी है। तो इसको मैंने हीट किया तो ये आइस किस में चेंज हो गई, ये सॉलिड था ना, ये किस में चेंज हो गया, ये हो गया किस में चेंज, वाटर में, मीन लिक्विड में चेंज हो गया। और लिक्विड को मैंने दोबारा हीट किया, ये किस में चेंज हो गया बच्चे, ये किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया। अब बताइए किसके पास हीट ज़्यादा है, इसके पास हीट कम थी, इसको हीट दी, इसमें हीट बढ़ गई, इसको और हीट दी, ये गैस बन गया। इट मीन सबसे ज़्यादा हीट किसके अंदर है, गैस के अंदर। क्लियर, इसका मतलब है गैसेस आर ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। गैसी स्टेट जो है ना मैटर की, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और सॉलिड स्टेट में सबसे क्या होती है, कम होती है। बच्चे उल्ट कर देते हैं कि वो लिख देते हैं, तो हम कहेंगे लेस एनर्जी हायर देन सॉलिड। सॉलिड का लिक्विड बनाया ना, उसमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। और हमने पीछे पढ़ा था जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी मूवमेंट ज़्यादा होती है। आपने देखा गैस के मॉलिक्यूल भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो उनकी मोशन ज़्यादा है। और जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है वो उतना ही कम मूव करता है। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी से भी इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, किसी चीज़ को प्रेशर डालना है, दबाना है और उसको वॉल्यूम कम कर देना है, क्लोज कर देना है। ऐसा सॉलिड में नहीं होता। ये देखिए ये पत्थर है, इसको आप दबा के इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर क्लोजली पैक्ड, इनमें एम्प्टी स्पेस बड़ी कम है, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो लिक्विड भी जो है दे आर भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, वो भी कंप्रेस नहीं होते। लेकिन गैसी जो हैं, ये देखिए इस बोतल में गैस है, ऊपर से बंद है, लेकिन फिर भी ये देखो इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन ये लिक्विड से बोतल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते बच्चे। इसको समझाने के लिए आपके बुक पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आपने क्या लेना है, आपने सिरिंज लेनी है ना, जो डॉक्टर के पास होती है ना सिरिंज, वो आपने सिरिंज लेनी है। कितनी लेनी है, ये 3 सिरिंज लेनी है। ये देखिए ये 3 सिरिंज लेनी है। ऊपर से इसका जो पिस्टन है वो पहले बाहर निकाल लेना है। फिर इसमें आपने डालना है, इसमें आपने चाक पाउडर डाल दो या रेत डाल दो, सॉलिड डाल दिया, सॉलिड सैंड डाल दी। इसमें आपने पानी डाल देना है, और इसमें आपने इसमें कुछ नहीं डाला, इसमें क्या है, एयर है, गैस है। अब आपने ऊपर से पिस्टन लगानी है और नीचे से इसको कॉर्क से बंद कर देना है, नीचे से एयर निकलनी नहीं चाहिए, कॉर्क से बंद कर देना है। अब आपने उस पिस्टन लगा के उसको प्रेशर देना है, पिस्टन को प्रेशर करना है ना, वो इंजेक्शन वाली जो निकालते हैं तो प्रेशर करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है, रेत अंदर जाएगी, जब पत्थर जो डाले हम अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, इनकम्प्रेसिबल। और लिक्विड भी नहीं जाएगा बच्चे, क्योंकि इधर से बंद है। लिक्विड भी जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, इसका भी नीचे नहीं जाएगा। लेकिन आप देखेंगे गैस जो थी जहां तक भरी थी, जहां तक थी, लेकिन वो पिस्टन अंदर चली गई, पूरी तो नहीं जाएगी, लेकिन जहां तक आ जाएगी, आधी जरूर आ जाएगी। आगे जब गैस इकट्ठी हो जाएगी ना, वो उसको रोक लेगी। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल। इसी कारण प्रेशर से गैसें जो हैं, आपके जो एलपीजी का सिलेंडर है ना, उसमें गैस बढ़ते हैं कंप्रेस करके। अगर कंप्रेसिबिलिटी ना हो तो फिर हम गैस कितनी भर सकते थे, जितना सिलेंडर है। अब छोटे से सिलेंडर में हम इतनी गैस भर देते हैं तो कई दिनों तक चलती है। गाड़ी में सीएनजी गैस भरते हैं, ठीक है ना। और सोडे की बोतल देखिए आपने, जैसे खोलते हैं तो गैस निकलती है, क्योंकि प्रेशर से। तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सॉलिड के पास नहीं होता, लिक्विड के पास नहीं होता, और गैस आर कंप्रेसिबल इन। लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है डिफ्यूजन। पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो लेक्चर भी जहां से देख सकते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सब्सटेंस, 2 चीज़ों का इंटरमिक्स हो जाना। तो कौन ज़्यादा मिक्स होगा। अब ये चाक है, इसको मैंने जहाँ रखा है ऐसे, ये मिक्स हुए, नहीं मिक्स हुए। पानी और दूध को मैंने मिलाया, वो मिक्स हो गए। लेकिन गैस और गैस को अगर मिलाता हूँ तो वो बड़ी जल्दी क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। इट मीन डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अगरबत्ती जलाई थी, उसकी खुशबू जो था हमारे तक पहुंच गई थी, क्योंकि दोनों गैसेस थी। वो अगरबत्ती की स्मेल भी गैस और एयर भी गैस, वो इंटरमिक्स हो गए। लेकिन हमने ये भी देखा था, 2 लिक्विड जब मिलाते हैं, जब हमने उसका सोल्यूशन डाला था, उसमें इंक डाली थी, इंक भी लिक्विड और पानी भी लिक्विड, दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं। और तीसरा हमने देखा था, जब सॉलिड का क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमने पानी में डाला था, तो उसको थोड़ा टाइम लगा था मिक्स होने में। तो अगर 2 सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते। तो हम कहेंगे
कहेंगे सॉलिड जो है डू नॉट डिफ्यूज, शो डिफ्यूजन, इनमें डिफ्यूजन नहीं होता, शो डिफ्यूजन, लिक्विड में डिफ्यूजन होता है बट लेस देन गैसेस, और डिफ्यूज वेरी रैपिडली, गैसेस बड़ी रैपिडली क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं। इसको समझाने के लिए उसने एक एक्टिविटी की है कि आपने 2 कंटेनर लेने हैं, ये देखिए, ये एक ट्यूब है, इसमें आपने डाली है ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन गैस, ये कलर्ड होती है, कलर्ड होती है, और इसमें डाली है आपने एयर, ये कलरलेस होती है, एयर का कलर नहीं होता है। आपने इसको नीचे से खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है, क्या देखते हैं आप, ये जो एयर थी कलरलेस, ये भी क्या हो गई थी, ये कलर्ड हो गई थी। इसका मतलब है जहां से गैस जो थी ऊपर चली गई थी, हालांकि गैस, ये बारी गैस है, जो बारी चीज़ है वो नीचे आती है, ये क्या चली गई, ये ऊपर चली गई थी, गैस इससे मिक्स हो गई, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। क्लियर बच्चे? तो हम कहेंगे गैसेस आर हाईली डिफ्यूजेबल, ये बड़ी जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं। लिक्विड जो है, लिक्विड भी डिफ्यूज होते हैं लेकिन लेस, लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड और सॉलिड में डिफ्यूजन बड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी कहता है, चाक अगर आप लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे तो बड़े दिनों तक देखेंगे वो इससे चिपक गया है, थोड़ा सा डिफ्यूजन सॉलिड में भी हो सकता है। जहाँ 2 आपने नमक और चीनी को एक डब्बे में दोनों को डाल दिया, नीचे नमक ऊपर चीनी, तो उसको बंद करके रख दिया, आप देखेंगे कुछ पार्टिकल नमक या चीनी के जो है आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफ्यूजन। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट 3 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। इसकी एक्सरसाइज 1.4, कैन मैटर चेंजेस इन स्टेट, मैटर क्या अपनी स्टेट चेंज कर सकती हैं? हमने देखा है मैटर 3 स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकती है? जहां गैस द्वारा लिक्विड बन सकता है तो ये चेंज इज पॉसिबल। तो हम देखेंगे ये चेंज हो सकती है 2 तरीके से, जहां तो टेम्परेचर चेंज करके, जहां प्रेशर में चेंज करके। तो आज हम करेंगे पहला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से कैसे स्टेट चेंज होती है। तो इसमें हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, चेंज इन आवर सराउंडिंग, 6 में एक चैप्टर था, उसमें भी ये सारी चेंजेस हैं। अगर अभी तक भी आपको नहीं आती हैं तो 9th में अच्छे से सीख लें, क्योंकि आगे ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो ये प्रोसेसेस हैं, मेल्टिंग, वॉलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो ये हम 1 बाय 1 बच्चे, अब बच्चे सबसे पहले करेंगे हम प्रोसेस 1, दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग को दिमाग में बिठाना है, क्या होता है, सॉलिड हीट करने पे मेल्ट होते हैं, लिक्विड बनते हैं। तो कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए हर सॉलिड का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि मैंने आइस की एग्जांपल ली है, ये देखिए आइस को मैंने डाला, आइस का टेम्परेचर 0 से कम होता है, माइनस में होता है, मान लेते हैं इसका -10 डिग्री है। हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट करना है तो हम हीट करेंगे। ये देखिए नीचे बर्नर लगाया हुआ है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने थर्मामीटर भी लगाया है। जैसे हीट करने लगे टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंचा, हम क्या देखते हैं, ये आइस जो थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई। और उसके बाद जब तक ये पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, ये 0 डिग्री से टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। जहां टेम्परेचर स्टैंड हो जाता है और सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ये देखिए, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, जब मेल्टिंग, जब मेल्ट्स एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि पानी जब आइस मेल्ट होती है 0 पे, अगर बैक्स ले लें तो वो मेल्ट होता है 63 पे, अगर आयरन ले लें तो वो होता है 1535 डिग्री पे सेल्सियस पे, और डायमंड तो सबसे ज़्यादा हार्ड है, वो होता है 3500 डिग्री सेल्सियस पे। ये एग्जाम्पल लिखने लिख सकते हो, ये आपके ये बताने के लिए कि जितना सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उतनी ही उसके मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, और उतना ही वो हार्ड, जहाँ उतनी ही उस सॉलिड के अंदर स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है बच्चे। दिस इज अबाउट मेल्टिंग। लेकिन जहाँ एक चीज़ आपने नोट करनी है, हमने देखा जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंचा, उसके बाद हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। वो हीट कहाँ जा रही है, उस हीट को क्या बोलते हैं, वो हीट लग रही है सॉलिड की स्टेट चेंज करने में।
सॉलिड को किस में चेंज करने में, लिक्विड में चेंज करने में। और उस हीट को हम बोलते हैं बच्चे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट के लिए हमने एक अलग से वीडियो डाली है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो देख सकते हैं। इस प्रोसेस को बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, एमपी मीन मेल्टिंग पॉइंट, और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है वाटर, वाटर कौन सा, सॉलिड, सॉलिड मीन आइस, और इसको हीट किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये चेंज हो जाता है लिक्विड वाटर में। ऐसे ही कोई भी सॉलिड जो है उसको हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। बच्चे अब सेकंड प्रोसेस पे चलेंगे, दैट इज बॉइलिंग और चेंज ऑफ लिक्विड टू गैसेस, लिक्विड को गैस में चेंज करना। तो बॉइलिंग हमें पता है किसका होता है, लिक्विड का। लिक्विड बॉयल होते हैं हीट करने पे और किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में, जहां गैस में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। इसको बॉइलिंग बोलते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया है, वाटर का देखते हैं, उसको बॉयल करते हैं। तो वाटर को बॉयल करना है, हमने नीचे लगाया है बर्नर, लेकिन उससे पहले हमने लगाया है एक थर्मामीटर, और थर्मामीटर से हमने इसका टेम्परेचर नोट किया है। जितना आप जहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जितना वहां का टेम्परेचर होगा वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे घर का जहाँ लैब का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वो उसने शो कर दिया है। हमने इसको बॉयल करना है तो हमने क्या किया, इसको हीट करना नीचे से शुरू कर दिया, और जैसे ही हीट किया ये थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज होती जाएगी, 25, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और जैसे ही ये रीडिंग 100 पे पहुंची, हमने क्या देखा, 100 पे क्या देखा कि वेपर्स बनना शुरू हो गए, वाटर के वेपर्स बनना शुरू हो गए, और टेम्परेचर में फर्दर चेंज नहीं हो रही। हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में बढ़ नहीं रहा, वो वही स्टैंड हो गया है। इट मीन 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वही 100 डिग्री जो है बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है एंड चेंज इनटू गैस, गैसी स्टेट में चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, अगर आप बात करें अल्कोहल की तो उसका 78 डिग्री है। अगर मरकरी भी लिक्विड होता है ना, मरकरी का करें तो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट से हम देख सकते हैं बच्चे कि लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। तो ये देखिए मरकरी 357, इट मीन मरकरी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर का 100 डिग्री है, और जो अल्कोहल है उसमें उससे भी वीक है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है अल्कोहल। तो क्लियर बच्चे, तो दिस इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक चीज हमने देखी, जब 100 डिग्री पे पानी पहुंचा बॉयल होते होते, उसके बाद उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आई। हालांकि हमने नीचे से हीट भी कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं नीचे से, लेकिन फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। वो जो हीट है जो हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, उसको क्या कहते हैं, और उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। दैट इज हिडन हीट और छुपी हुई हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो कहाँ जाती है बच्चे, वो जो लिक्विड से गैस बनती है स्टेट, वो उस स्टेट को चेंज करने में लग जाती है। मैंने पहले भी कहा डिस्क्रिप्शन से, ये जो लेटेंट हीट वाला टॉपिक है इसको जरूर देखें, बड़े कंसेप्ट क्लियर हो। बॉइलिंग प्रोसेस को आप लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, लिक्विड लेके उसको हमने हीट करना है किस पे, बीपी पे। बीपी मीन बॉइलिंग पॉइंट, नॉट ब्लड प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका जो जितना लिक्विड का है उस पर करेंगे तो ये क्या चेंज हो जाएगा, दिस इज चेंज इनटू गैस। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर की एग्जाम्पल ली है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, एल फॉर लिक्विड, इसको हमने हीट किया है कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री पे किया है, और ये बन गया है वाटर। अगर ऐसा ही अगर आपने अल्कोहल लेना होगा तो अल्कोहल का टेम्परेचर 78 रखना पड़ेगा। अगर मरकरी लेनी होगी तो उसका 357 रखना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, तो दिस इज अबाउट बॉइलिंग और चेंज ऑफ लिक्विड टू गैसेस ऑन। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। कुछ और दो प्रोसेसेस हम देखेंगे, दैट इज कंडेंसेशन और चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड। गैस को भी लिक्विड में चेंज कर सकते हैं कूल करने पर। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, गैस को लेके अगर आप कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, दैट इज लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी।
क्लियर बच्चे। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने वाटर वेपर्स जो लिए हुए हैं, जो अभी हमने इवेपोरेशन जब बॉइलिंग में बनाए थे गैसेस फॉर्म में, उनको लेके अगर आप कूल करते हैं लेकिन कितने टेम्परेचर पे, इसके लिए कोई कंडेंसेशन का फिक्स टेम्परेचर नहीं है। हमें पता है वाटर है 100 और 0 के बीच में लिक्विड होता है, 100 के ऊपर गैस और 0 के नीचे वो सॉलिड बन जाता है। इट मीन कहीं भी 100 और 0 के बीच में आप कहीं भी इसको कूल कर सकते हैं। इट चेंज इनटू लिक्विड वाटर। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड, गैस को लिक्विड में चेंज करना ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्लियर बच्चे। दिस इज, आपने देखा है घर में जब हम खाना बनाते हैं, पानी डालते हैं पतीले में चावल बनाने के लिए, तो जब पतीले का ढक्कन उठाते हैं तो उसमें ड्रॉप्स लगे होते हैं। वो क्या होता है, पहले पानी इवेपोरेट होता है, 100 डिग्री पे जब टेम्परेचर पहुंचता है तो इवेपोरेट होता है, लेकिन उस ढक्कन से टकराने से वो दोबारा टेम्परेचर कम हो जाता है, 100 से वो कूल हो जाता है और कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड बन जाता है। आपने देखा है सर्दियों के दिनों में, जब बरसात के दिनों में घर के शीशों के अंदर जो है पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर्स अंदर होते हैं वो शीशे से टकराते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। क्लियर बच्चे। दिस इज कंडेंस। अब करेंगे फोर्थ प्रोसेस, दैट इज लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड को चेंज करेंगे सॉलिड में और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। तो क्या करेंगे, लिक्विड को लेके अगर आप कूल करते हैं बच्चे, दोबारा टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर की एग्जाम्पल लेते हो तो लिक्विड वाटर जो है उसको अगर कूल करते हो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे जो पानी है हमारा वो बर्फ बनना या सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। और हमारे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो हैं वो इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। तो ये देखिए बच्चे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन एंड दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। बच्चे अब जो ये 4 प्रोसेस हमने पढ़ी टेम्परेचर चेंज करने से, उनको हम कंबाइन करके ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आप सॉलिड लेते हैं, जो सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसको हीट करते हैं, कहाँ पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट बन जाती है। और अगर उसी लिक्विड को आप दोबारा हीट करते हैं किस पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वो बन जाता है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बच्चे। और फिर हमने देखा अगर इस गैसियस स्टेट को अगर आप कूल करते हैं तो ये दोबारा लिक्विड बन जाता है। और अगर इस लिक्विड को दोबारा कूल करते हैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट पे, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये दोबारा क्या बन जाता है, गैसेस का लिक्विड और लिक्विड का सॉलिड बन जाता है। बच्चों अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखेंगे जो टेम्परेचर के चेंज करने पे होती है और वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, कुछ सॉलिड जो हैं वो अपने आप ही गैस में चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। जैसे कि आप घरों में देखा होगा, कपड़ों में आपके मम्मा रखते हैं नेफ्थलीन के गोल गोल बॉल वाइट कलर के, जहाँ बाथरूम में आप आडोनिल लगाते हैं स्मेल को दूर करने के लिए, जहाँ कपूर जो होता है अगर घर में रखा हुआ है तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, अपने आप ही वो आस्ता आस्ता गायब हो जाता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है, मीन गैस में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो इसको हम एक्टिविटी से करते हैं बच्चे। ये देखिए हमने क्या किया, एक चाइना डिश ली, बोन चाइना की जो डिश बनी होती है, जहाँ वॉच ग्लास शीशे की जो बनी होती है उसको ले सकते हैं, उस पर रखा हमने अमोनियम क्लोराइड, कैंपर भी रख सकते हैं, नेफ्थलीन के वॉल भी रख सकते हैं, लेकिन हमने अपना केमिकल कंपाउंड लिया अमोनियम क्लोराइड, ये भी सब्लिमाइज होता है। तो इसको हमने नीचे से थोड़ा हीट किया बच्चे, और इसको हमने ऊपर रखी है इन्वर्टेड, उल्टी करके, क्या, इन्वर्टेड फनल, जो तेल डालने के लिए होती है ना फनल, शीशे की फनल लेनी है, प्लास्टिक की नहीं, उसको हमने रिवर्स करके रख दिया है। और जहां हमने कॉटन प्लग लगा दिया है, क्यों, क्योंकि वेपर्स जो हैं वो बाहर ना जाएं। जैसे ही हमने थोड़ी सी भी हीट दी तो हमने क्या देखा, कुछ जो वेपर्स थे, ये सॉलिड था, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और ये सॉलिड जो था ये लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, इसके वेपर्स बनना शुरू हो गए। और वो वेपर जो थे हम देख रहे थे फ्यूम बन के उड़ रहे थे,
और वो वेपर्स जो थे जब बाहर जाने को उनको जगह ना मिली तो दोबारा इससे टकरा के उसका टेम्परेचर ठंडा हो गया और ये दोबारा सॉलिडिफाइड हो गए और बन गए दोबारा अमोनियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को किसी सब्सटेंस में अगर इम्प्यूरिटीज हैं, अगर ये अमोनियम क्लोराइड इम्प्योर है तो इसको प्योर करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर इसको हीट करेंगे इम्प्यूरिटी नीचे रह जाएंगी और ये वेपर्स बन के फिर दोबारा जहां सॉलिड बन जाएगा और ये जो होगा ये प्योर हमारा अमोनियम क्लोराइड होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो बच्चे सब्लिमेशन को हम कहेंगे द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड तो बनना नहीं उसका, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जहां गैस को रिवर्स सॉलिड में, जैसे ये गैस बनी दोबारा सॉलिड बनाया, द चेंजिंग ऑफ ए गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। इसको डिपोजिशन बोलते हैं। जहाँ कुछ बुक इसको सब्लिमेशन ही लिखती हैं, तो आप सब्लिमेशन भी याद रखें तभी काफी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। क्या प्रेशर चेंज करने से भी ये स्टेट अपनी चेंज कर लेती हैं? तो इसको करने के लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं। ये देखिए मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, ये एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर में मैंने एक गैस डाली है। मान लो मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली हुई है इसमें। तो आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बड़ी वीक होती हैं। इस कारण गैस कभी उधर उड़ जाती है, कभी उधर उड़ जाती है। और लेकिन जो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है वो बड़ी ज़्यादा होती है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर इसको लिक्विड बनाना है तो लिक्विड में क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है पार्टिकल के बीच में ये कम हो जाती है और अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो हमने इसको कंप्रेस करेंगे, अगर कंप्रेस करेंगे मीन मॉलिक्यूल को या पार्टिकल को क्लोज करना है तो लिक्विड बन जाएंगे। अगर सॉलिड करना है तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल और बड़े क्लोज होते हैं, अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है, तो और इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेस करके हम इसको गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड मीन हाई प्रेशर इंक्रीज करके हम ये कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है, इसके पार्टिकल बड़े दूर दूर हैं और इनमें अट्रैक्शन कम है, ये गैसी स्टेट में है। और जैसे ही मैंने पिस्टन को प्रेस किया, पिस्टन को दबाऊंगा, गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं और ये थोड़ी सी जगह में ये इतनी गैस थोड़ी सी स्पेस में आ जाएगी और मॉलिक्यूल इतने ही मॉलिक्यूल हैं ये जहां आगे ये क्या हो जाएंगे, थोड़े क्लोज हो जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, मीन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और अगर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट चेंज इनटू और मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे और दे टेक द स्टेट ऑफ सॉलिड्स। तो कहने का मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकती है। और ऐसे अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये दोबारा गैस बन सकती है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल है आपका एलपीजी सिलेंडर। घर में जो गैस है जो हम यूज करने हैं कुकिंग के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको। लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ऐसे हम जब निकालते हैं वो अंडर प्रेशर इंक्रीज करके, ठीक है ना, ऐसे ही गैस को प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विड में चेंज कर दिया होता है। हाई प्रेशर होता है उस पर, लेकिन जब हम खोलते हैं वो तो गैस आती है, वो लिक्विड नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसे हम उसको खोलते हैं प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। जो बाहर गैस आती है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और दोबारा गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है। और एक बेस्ट एग्जांपल, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर प्रेशर डाला होता है और वो भी लिक्विड में मिक्स हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। लेकिन जब बोतल खोलते हैं, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वो दोबारा गैस बन के बाहर आ जाती है। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चेंज इन प्रेशर। क्लियर बच्चे? तो हम इसको थोड़ा सा अगर लिखना है आपने तो हम लिख सकते हैं कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाई चेंज इन प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर गैस कैन बी चेंज इन लिक्विड कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विड में चेंज करने को इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और बड़ी जगह हमारे इस्तेमाल होती है, जो हमारी इंडस्ट्रीज में, जहाँ हमारी डेली लाइफ में। हैवियर गैसेस, फॉर एग्जाम्पल हैवियर गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी इजिली लिक्विफाई। जो हैवियर गैस होती है ना, उनको हम बड़ी आसानी से लिक्विफाई कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। लेकिन कुछ ऐसी भी गैसें होती हैं, इतना काफ़ी है लिखना बच्चे, इसके लिए बस इतना लिख सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट आपके और क्लियर करूं, कुछ ऐसी भी गैसें होती हैं लाइटर गैसेस, लो डेंसिटी वाली, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन,
वो आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करो वो लिक्विड नहीं बनती। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए दोनों फैक्टर लगते हैं, टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ता है। मीन टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, फिर वो लिक्विड बनेंगी। ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, वो भी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या होता है ये टेम्परेचर? देखिए, गैस को अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एग्जांपल लेते हैं, इसको अपने लिक्विड में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन कहता है टेम्परेचर की भी एक लिमिट है। तो इस गैस को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो 31.15 डिग्री सेल्सियस। मीन 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे नीचे अगर टेम्परेचर है तो आप इसको गैस बना सकते हो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। क्लियर? इससे लो टेम्परेचर पे। तो लेकिन इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर आपने कर दिया 32 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर कहता है आप जितना मर्जी प्रेशर ऊपर से इंक्रीज करें ये लिक्विड नहीं बनती। क्लियर? मीन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड बनती है, लिमिट हो गई 31.15 डिग्री सेल्सियस तक प्रेशर इंक्रीज करके कर सकते हैं, इससे नीचे जितना भी टेम्परेचर हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं होगा। तो इसी टेम्परेचर की लिमिट को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो बच्चों हम कह सकते हैं द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू लिक्विड हाउएवर हाई प्रेशर यू मे अप्लाई, जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो नहीं बनेगी, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। और उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 31.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जो प्रेशर होता है क्रिटिकल, वो क्या है इसका 73.9। मीन इस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी और इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर ऑफ गैस। अब बच्चे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस क्या होती है? ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वही प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके क्या बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं। और दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस। क्यों बोलते हैं इसको ड्राई आइस? क्योंकि ये जब पिघलती है तो ये चेंज नहीं होती, गिल्ली नहीं होती, ये सीधी इवेपोरेट हो जाती है, वेपर्स में गैस बन जाती है। इस कारण इसको ड्राई आइस बोलते हैं। गीलापन नहीं करती, सब्लिमेशन हो जाती है इसकी। तो ये इसके यूजेस आपको पता होंगे। ये डीप फ्रीज जो हैं, फूड को डीप फ्रीज करने के लिए, वैक्सीनेशन को स्टोर करने के लिए, ब्लड बैंक के ब्लड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बड़ा कम होता है, दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस तक भी ये रह सकती है, इतना फ्रीज कर सकती है। इस कारण इसको कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और दिस इज also formed by increasing pressure and by decreasing temperature. So this is all about effect of pressure on state of। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से पहले हमने वेपराइजेशन भी पढ़ा था। बॉइलिंग करते हैं लिक्विड को तो वेपर्स बनते हैं, लेकिन ये इवेपोरेशन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वेपराइजेशन। में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी वेपर बनना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है बच्चे, अगर प्लेट में पानी डाल के आप छत पे रख देते हैं तो वो पानी अपने आप उड़ जाता है। हालांकि पानी का टेम्परेचर हमने 100 डिग्री नहीं किया, पानी का टेम्परेचर वही था जो दिन का टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री सेल्सियस था, तो उसमें ही पानी इवेपोरेट हो गया। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू वेपर और गैस एट एनी टेम्परेचर दैट इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी या लिक्विड जो है इवेपोरेट हो जाना, वेपर बन जाना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसा क्यों होता है? जब इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है। जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं एनर्जी गेन करते हैं तो उनकी एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है इक्वल टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वाला टॉपिक जरूर देखना बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लेटेंट हीट उनकी पहुंच जाती है और वो सरफेस से एस्केप होके गैस में चेंज हो जाते हैं बच्चे, और दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो बच्चे अब आगे चलते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड एंड नेचर ऑफ लिक्विड, वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं टेम्परेचर की।
तो हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी काइनेटिक मोशन ज़्यादा हो जाती है और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इंक्रीजेस, इट मीन इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिंपल लिख सकते हैं। और बात करें सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, मीन अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और उतना ही एक गिलास पानी आप प्लेट में डालते हैं तो किसमें सरफेस जो है किसमें ज़्यादा बनेगा, प्लेट में सरफेस ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, फिर नए सरफेस बनते हैं, फिर इवेपोरेशन चलती है। तो प्लेट में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, उतने ही टाइम में गिलास में जो है वो कम सरफेस है, कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। इसका मतलब है इट इंक्रीजेज, इट मीन इवेपोरेशन इंक्रीजेज, शॉर्ट में लिखूंगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज जी मीन साइन डाला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे ही आप लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर्स। तो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है बच्चे, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वाटर वेपर्स इन एयर। हमें पता है बरसात के दिनों में वाटर वेपर्स एयर में ज़्यादा होते हैं और आजकल जून का महीना है, इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आप देखें अगर एक कपड़ा जो है आप आजकल गीला कपड़ा जो है बाथरूम में भी डाल दें तब भी वो सूख जाता है, लेकिन बरसात में धूप में भी नहीं सूखता। मीन कहने का मतलब जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। आप देखेंगे गली में एक छप्पड़ पड़ा है पानी का तो गर्मियों के दिनों में 2 दिन में सूख जाएगा, लेकिन बरसात में उस पर मच्छर भी जमना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो इवेपोरेट नहीं होता। इट मीन इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इट मीन इवेपोरेशन डिक्रीजेस, नीचे साइन डाला है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतनी ही इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी बच्चे। अब चलते हैं स्पीड ऑफ विंड। हवा की स्पीड आपने देखा है बरसात के मौसम में, जहाँ रात को अगर मम्मी कपड़े धोते हैं तो वो पंखे के नीचे डाल देते हैं और सुबह वो सूख जाते हैं। जितनी एयर की स्पीड ज़्यादा होती है विंड की तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उनको एनर्जी मिल जाती है इक्वल टू द लेटेंट हीट और वो एस्केप हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं बच्चे। तो हम कह सकते हैं इट इंक्रीजेस, इट मीन इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी विंड की स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ही इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब लास्ट में चलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप एल्कोहल ले लें, एल्कोहल मीन इथेनॉल जो शराब लोग पीते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। कौन जल्दी वेपर्स बनाएगा, 78 वाला। क्यों, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन, उतनी ही उसके लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, और उतनी ही जल्दी वो लेटेंट हीट लेगा। थोड़ी सी भी लेटेंट हीट मिलेगी वो अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ये फैक्टर हैं जिन पे इवेपोरेशन हमारी डिपेंड करती है बच्चे। तो जी आप माइंड में बिठा लें बच्चे। नीट्स में जहाँ जेई का पेपर देने जाओगे ना तो वो कंसेप्ट पूछेंगे, थ्योरी नहीं पूछते। वो पूछ लेते हैं कि एक दो औरतें हैं वो कपड़े सुखा रही हैं, एक समुद्र के किनारे, एक रेगिस्तान में डेजर्ट में, और एक कोस्टल एरिया में। किसके जल्दी सूखेंगे बच्चे, जहां ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, डेजर्ट्स में। वो पूछ लेते हैं कि 2 आदमी हैं उनकी शर्ट गिल्ली हो गई है, एक आके घर के छत पे बैठ गया, दूसरा मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गया, किसकी शर्ट जल्दी सूखेगी, विंड जिक्सी ज्यादा होगी। आपको पूछ लेते हैं मिट्टी का तेल और पेट्रोल आपके घर में पड़ा है, आपने खुला छोड़ दिया है, को किसके पेपर जल्दी बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, पेट्रोल। हम कहते हैं पेट्रोल को बंद करो जल्दी उठ जाएगा। तो कंसेप्ट पे जाएं बच्चे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। जहां आप बोले मैं उस टाइप की वीडियो भी आपको बना के दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इवेपोरेशन के 152, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। हम कहते भी हैं इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। जब भी इवेपोरेशन होती है तो वहां क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चे, आप क्या करें, आपके घर में अगर नेल पॉलिश रिमूवर है, जहाँ पेट्रोल है, तो उसको थोड़ा सा लेके हथेली पे डालें।
जब हथेली पे डालेंगे तो वो वोलाटाइल है, वोलाटाइल वो लिक्विड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही उड़ जाते हैं, वो उड़ जाएगा और उड़ते वक्त गैस बनते वक्त वो आपकी जो हीट है हथेली की वो ले लेगा, क्योंकि उसको चाहिए लेटेंट हीट उड़ने के लिए। लेटेंट हीट वाला टॉपिक जरूर देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वो लेटेंट हीट ले लेगा हथेली से उड़ने के लिए, और जो हथेली की हीट है, एनर्जी है, वो कम हो जाएगी। इफेक्ट क्या हो जाएगा? कूलिंग। तो हम कहते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड टेक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो इसके सराउंडिंग में है वहां से वो हीट ले लेगा, और इसके कारण वहां हीट कम हो जाएगी। बाय लूजिंग हीट द सराउंडिंग गेट्स कूल, और जहां से हीट ली है वो एरिया क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। इट मीन द इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं। पहली है पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम, अपनी हथेली पे एसीटोन, वही हो गया एसीटोन होता है जो हमारा नेल रिमूवर होता है, ये हमने पहले बता दिया। सेकंड है वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें पसीना पड़ता है, और पसीना जो है वो इवेपोरेट होता है। सूती कपड़े जो है उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और वो इवेपोरेट हो जाता है। जब इवेपोरेट हो जाता है तो वो एनर्जी कहां से लेता है? हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। आपने देखा है पसीना पड़ा है, आप पंखे के नीचे बैठ जाएं तो पंखे की हवा से जब पसीना जैसे ही इवेपोरेट होता है तो इट कॉज कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। थर्ड है रेस्पिरेशन कीपिंग आवर बॉडी कूल, जो मैंने पहले बता दिया, पसीना जो है वो हमें कूल करता है, क्योंकि वेपरेशन होती है, वो एनर्जी लेता है बॉडी से और कूल हो जाता है। रबिंग ऑफ आइस ऑन वर्ल्ड पार्ट ऑफ स्किन, अगर स्किन कहीं से जल गई है तो हम कहते हैं उस पर बर्फ के पीस लगाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर राइज हुआ है स्किन का, वो जो वर्क है जब पिघलेगी तो वो लेटेंट हीट जो है पिघलने के लिए कहां से लेगी? वर्म से ले लेगी, स्किन से ले लेगी, और स्किन का टेम्परेचर कम कर देगी। वर्म इफेक्ट जो गर्म है वो कम हो जाएगी। उसके बाद अर्थन पोट कीप्स द वाटर कूल, मिट्टी के घड़े में पानी रखते हैं गर्मियों में, वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब पानी उनसे बाहर निकलता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, और जब पानी इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन होने के लिए जो लेटेंट हीट है वो घड़े के सरफेस से या जो अंदर पानी है उससे लेता है। इस कारण वहां एनर्जी या हीट कम हो जाती है, घड़ा ठंडा रहता है जब पानी ठंडा रहता है। उसके बाद सर्जन स्प्रे बिफोर सर्जरी, सर्जन क्या करते हैं? अगर माइनर कोई कट लगा है, माइनर अगर कहीं ऑपरेशन करना है छोटा सा, तो वो स्प्रे करते हैं। किसकी स्प्रे करते हैं? ईथर की। ईथर लिक्विड है हमारा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसकी स्प्रे करते हैं तो वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट, वोलाटाइल है, वोलाटाइल वो होते हैं जो उड़ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब इवेपोरेट होगा तो एनर्जी कहां से लेगा? उसी बॉडी पार्ट से जहां स्प्रे की हुई है, और वहां कूलिंग हो जाएगी, और कूलिंग जो इफेक्ट है उससे पेन जो है वो कम होता है। ऐसे ही आपने देखा कभी इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो वो ईथर या स्प्रिट का क्या करते हैं? स्प्रिट पहले रब करते हैं। स्प्रिट रब करने से बॉडी से वो लेटेंट हीट ले लेता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जहां इंजेक्शन देना हो, और पेन कम होता है। आपने देखा है प्लेयर जो क्रिकेट या फुटबॉल ग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं, जब उनके लग जाती है तो वो जल्दी से स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे में होता है इथाइल क्लोराइड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है 12.5 डिग्री सेल्सियस, इथाइल क्लोराइड, और वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। और जब इवेपोरेट होगा तो हीट कहां से लेगा? उसी बॉडी पार्ट से जहां लगी हुई है, और उस दर्द का फिर एहसास ही नहीं होता कि लगी है या नहीं है। बच्चे, जब हमें बड़ी गर्मी महसूस होती है, सर्द होती है, तो हम लगाते हैं नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल। वो क्या करता है? वो एक वोलाटाइल लिक्विड है, वो उड़ जाता है, लेकिन उड़ते समय, इवेपोरेट होते समय वो हीट ले लेता है, जो उसको लेटेंट हीट चाहिए हमारे सर से ले लेता है, और हमारे सर की हीट कम हो जाती है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग हो जाता है, और हमें गर्मी नहीं लगती। देयर आर टू मच एग्जांपल्स व्हाई व्हिच द इवेपोरेशन ऑलवेज। अब एक और डाउट जो बच्चों को रहता है, इवेपोरेशन में और वेपराइजेशन में क्या अंतर है, वो क्लियर करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि केमिस्ट्री की जड़ तक जाऊंगा और आपको बिल्कुल जेईई और नीट के लिए तैयारी करवाऊंगा। तो चलते हैं
बॉइलिंग या वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर है? सबसे पहला पॉइंट, इट अकर्स, ये होती है अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंचाएंगे तभी वेपर्स बनेंगे। जैसे वाटर को 100 डिग्री करेंगे तभी वेपराइजेशन होगी। लेकिन इट अकर्स कहां पे होती है? इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। कौन सा? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड से जितना जो कम टेम्परेचर है उस पे आसानी से हो जाती है। सेकंड कहता है इट इज वर्क फिनोमिना, और इट इज सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस पे होती है। क्या फर्क है बल्क और सरफेस का? वर्क मीन जब आप बॉइलिंग करते हैं, जब वेपराइजेशन करते हैं, उसको हीट करते हैं, आपने देखा है नीचे वाले मॉलिक्यूल को हीट ज्यादा मिलती है, वो बुलबुले बनके ऊपर उठ जाते हैं और फिर वेपराइजेशन होती है। मीन ये कहीं से भी, पूरे लिक्विड कहीं से भी जो सेंटर से शुरू हो जाती है, बल्क होता है सेंटर फेस। लेकिन इवेपोरेशन जो है, अगर इसमें पानी डाला है तो नीचे वाले मॉलिक्यूल नहीं करेंगे, पहले ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं ये एनर्जी लेंगे, लेटेंट हीट, और इवेपोरेट हो जाएंगे। इट नेवर कॉज कूलिंग, ये कभी भी कूलिंग इफेक्ट नहीं करता, और इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशंस। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका आंसर। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए, जिसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट एक ग्रीक लेटर है जिसका मीनिंग है हिडन और छुपा हुआ। इसको हिडन हीट, जहां छुपी हुई हीट भी बोलते हैं। क्या है ये बच्चे? जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, या लिक्विड को किस में चेंज करते हैं? गैस में, तो उसको हीट करना पड़ता है। तो जब हीट करते हैं, ये देखिए हीट करेंगे तो वो टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा, ये थर्मामीटर बताएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हीट तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर जो है थर्मामीटर पे राइज नहीं हो रहा होता, वो हीट शो नहीं हो रही होती। उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, the heat energy which is supplied to change the state of matter. State of matter mean solid to liquid और liquid to gas is called latent heat. It mean latent heat दो तरह में डिवाइड हो गई। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और लिक्विड को गैस में चेंज करना, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। इट मीन लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वन बाय वन स्टडी करते हैं बच्चे। तो चले बच्चे, सबसे पहले करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है बच्चे? मेल्टिंग। मेल्ट कौन होता है? सॉलिड। तो इसमें हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है जी? अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे आइस का 0 डिग्री, जैसे बैक्स का 63 डिग्री, आयरन का देखें तो 1535 डिग्री सेल्सियस। तो हम एग्जाम्पल लेंगे आइस की। आइस को मेल्ट करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड वाटर बनेगा बच्चे। तो हमने इसको समझने के लिए ये देखिए, ये कंटेनर लिया है, इसमें मैंने आइस के पीस डाल दिए हैं। आपको पता है आइस का टेम्परेचर जो है माइनस में होता है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको मेल्ट करना है, लिक्विड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने फ्लेम लगा दिया है। जैसे ही ये हीट गेन करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, -10 से -8, -5, -2। क्लियर? माइनस का जितना कम होता है उतना ज्यादा होता है। तो ये जैसे ही ये टेम्परेचर 0 पे पहुंचेगा, टेम्परेचर 0 पे पहुंचेगा तो बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे हीट तो हम दे रहे हैं, हीट नीचे से दे रहे हैं, लेकिन वो हीट गेन भी कर रही है, बर्फ वो पिघल भी रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर पे राइज नहीं हो रहा, वो शो नहीं हो रहा। हीट तो जा रही है, लेकिन टेम्परेचर थर्मामीटर उसको शो ही नहीं कर रहा। वो हीट कहां जा रही है? उसी हीट को हम बोलते हैं हिडन हीट, जहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन वो हीट जो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जब वो पहुंचा सॉलिड, तो उसके बाद वो हीट ले रहा है, लेकिन उस हीट को वो थर्मामीटर पे शो नहीं कर रहा, दिखा नहीं कर रहा। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वो हीट जाती कहाँ है बच्चे? तो ये देखिए, ये सॉलिड, आई सॉलिड है। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं,
और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करोगे तभी तो लिक्विड बनेंगे, क्योंकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती हैं। तो वो जो लेटेंट हीट है जो सॉलिड गेन कर रहा है, वो यही जो सॉलिड और सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में लग जाती हैं और वो बन जाता है लिक्विड। जब तक सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक ना हो जाएं, वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए, तब तक वो हीट शो नहीं होती है बच्चे। उसके बाद जब पानी बन जाएगा तो उसको हीट करेंगे, दोबारा टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे लेटेंट हीट को हम कह सकते हैं ऐसी हीट जो सॉलिड को हम देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, लेकिन वो टेम्परेचर पे शो नहीं होती, दैट इज लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट की जो डेफिनेशन है, जहाँ लेटेंट हीट को मेजर किया जाता है किलोग्राम सब्सटेंस के पीछे। 1 किलोग्राम सब्सटेंस जो है वो कितनी हीट गेन करता है, तो डेफिनेशन इसकी बनती है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे कि वाटर की या आइस की आप देखें वो कितनी है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम आइस अगर आप लेते हैं उसको 0 डिग्री पे आप मेल्ट करते हैं तो वो इतनी हीट जो है, इतने जूल्स एनर्जी के यूनिट है, हीट के यूनिट है, वो हीट छुपी होगी, वो थर्मामीटर पे शो नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है बच्चे अब चलते हैं सेकंड लेटेंट हीट पे, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बनाना, किसके बनाते हैं वेपर, लिक्विड के, बॉयल करते हैं, इसको बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए लिक्विड को हीट करना है किस पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वो हीट होता है गैस में चेंज होता है और गैस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री पे रखना है इसको सेल्सियस पे, और ये वाटर वेपर्स गैस बनना शुरू हो जाएगा। हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे अल्कोहल 78 डिग्री पे बॉयल होता है, मरकरी 357 पे बॉयल होती है। हम बात करेंगे वाटर की। ये देखिए बच्चे, इसको समझने के लिए हमने ये कंटेनर लिया है, इसमें हमने वाटर रखा है, वाटर में एक थर्मामीटर रखा है टेम्परेचर मेजर करने का। तो टेम्परेचर कितना होगा, जितना आपका घर का या जितने रूम का टेम्परेचर है, मान लो 25 डिग्री है या 30 डिग्री है, वो टेम्परेचर इस पर शो हो जाएगा। आप ऐसे भी थर्मामीटर पानी में डाल के देख सकते हैं, वो जो बाहर का टेम्परेचर होगा या आपके घर का, वो टेम्परेचर इस पर शो होगा। अब हमने क्या करना है, इसको बॉयल करना है। अगर बॉयल करना है, वेपर बनाने हैं, तो इसको हीट करना पड़ेगा। ये देखिए हमने नीचे फ्लेम लगा दिया, जैसे ही ये हीट गेन करेगा वो टेम्परेचर थर्मामीटर पे इंक्रीज होता जाएगा। अगर 40 है तो 50, 60, 70, 80, 90, और उसके बाद कितना आएगा, 100 पे जाएगा। जैसे ही ये टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा, हमारा जो वाटर है लिक्विड, वो वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि टेम्परेचर तो हम दे रहे हैं, नीचे से हीट तो दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर पे 100 के ऊपर जो स्केल है वो नहीं जा रही। मीन टेम्परेचर वो शो नहीं हो रहा है, हीट तो वो गेन कर रहा है, आप हमने और हीट लगाई तो ये शो करेगा, लेकिन वो शो नहीं कर रहा। क्यों? उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। वो हीट कहाँ जा रही है, वो स्टेट चेंज करने में, लिक्विड को किसमें चेंज करने में, वेपर्स में चेंज करने में लग रही है। जब तक ये सारे वेपर्स नहीं बनेंगे तब तक थर्मामीटर में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों होता है बच्चे, हमें पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं, ये देखिए लिक्विड को हमने गैस में चेंज करना है, उनमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी वीक होती है सॉलिड से, लेकिन गैस से क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। जब तक आप उन अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो वेपर नहीं बनेंगे। तो वो जब 100 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचता है, उसके बाद जो एनर्जी जो एक्स्ट्रा हम देते हैं वो लग जाती है इन्हीं फोर्सेस को ब्रेक करने में। ठीक है, जब तक ये फोर्सेस ब्रेक होती रहती हैं तब तक वो हीट शो नहीं होती, वो उनकी काइनेटिक मोशन को या काइनेटिक एनर्जी राइज नहीं करती, और इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब चलेंगे डेफिनेशन पे। इससे पहले बच्चों लाइक कर दें, वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं, अगर आप लाइक करोगे तो और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। हम वेपराइजेशन लेटेंट हीट को मेजर करते हैं 1 किलोग्राम सब्सटेंस लेके। इट मीन 1 किलोग्राम पानी जो है जब 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो कितनी हीट वो गेन करता है 100 डिग्री पे, वो लेटेंट हीट है। तो हम कहेंगे द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉलिड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट पे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर,
टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रही, बॉइलिंग पॉइंट पे इसको हम हीट करते जा रहे हैं। जो हीट वो गेन की है वो लेटेंट हीट है। जैसे कि 1 किलोग्राम पानी जो है उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन कितनी है, दैट इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। क्लियर बच्चे? जूल एनर्जी को आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो जब तक पढ़ोगे लाइफ में काम आएगा, जिसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्शन। टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने के लिए यूज होती है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए आज हम आपको बताएंगे 3 स्केल, दैट इज सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल के बारे में तो आपने सुना होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर जो है, जब वेदर कंडीशन जब देखते हैं उसमें बताते हैं 40 डिग्री है, 45 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फ़ारेनहाइट का यूज भी आपने किया होगा। जब हम बुखार मेजर करते हैं हम कहते हैं बुखार है 100 क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट्स होता है बच्चे। ठीक है, क्लियर? वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट्स में होता है। और केल्विन स्केल का शायद आपने यूज़ किया हो डेली लाइफ में, लेकिन आपको बता दें टेम्परेचर के जो SI यूनिट हैं वो हमारे केल्विन हैं। केल्विन इज़ द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चों, इन स्केल का मेन लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमें पता है पानी जो है वो 0 डिग्री पे बर्फ बनना शुरू होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इसका एटमॉस्फेयर से भी तल्लुक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, वो जहां हम नहीं करेंगे डिस्कस। तो ये क्लियर आपको, ये हमने बड़े बार सुना हुआ है। लेकिन अगर आप केल्विन वाली स्केल में जाएं तो इसमें जाएं जहां कुछ वैल्यू कुछ और हो जाएंगी। मीन जो कहता है केल्विन स्केल में क्या रखा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो है 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15 केल्विन, लेकिन राउंडिंग अप करके हम इसको यूज करते हैं 273 केल्विन। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो रखा गया है 373 केल्विन। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें कहता है कि पानी जो है कितनी फ़ारेनहाइट डिग्री पे फ्रीज होता है, कितनी पे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉयल कितने पे होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन और 0 डिग्री इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट्स, एक ही बात है। और दूसरी बात, 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो केल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 212 फ़ारेनहाइट्स डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक ही बात है, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा। अब हम करेंगे बच्चे कन्वर्शन, एक टेम्परेचर को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम करेंगे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तो हमें पता है पहले इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सिंपल रिलेशन आप ड्राइव कर लें तो अपने आप ही फार्मूले बन जाएंगे। रिलेशन क्या है? हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने केल्विन के बराबर होता है? 273 केल्विन। ये आपको रिलेशन पता है। अब इससे आप बना सकते हैं। आप देखें बच्चे, इधर देखें 0 से लेके 100 तक कितने पॉइंट हैं, कितनी डिग्री है? 100। इधर देखें 273 से लेके 373 तक कितने पॉइंट्स हैं? 100। इट मीन इधर भी 100 इधर भी 100। जितने डिग्री सेल्सियस बढ़ेंगे उतने केल्विन बढ़ेंगे, जितने केल्विन डिग्री सेल्सियस कम होंगे उतने केल्विन भी कम होंगे। सिंपल सी बात है। 0 डिग्री इक्वल टू 273, जितने डिग्री सेल्सियस ऐड करते जाएंगे उतने केल्विन ऐड होते जाएंगे। तो सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने डिग्री सेल्सियस के केल्विन बनाने हैं तो जो आपको डिग्री सेल्सियस दिए गए हैं उसमें आपने 273 जो है वो ऐड कर देने हैं बच्चे। बस, वेरी सिंपल फार्मूला। आपको पूछता है कि बताओ 10 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो आपने केल्विन बनाने हैं। केल्विन बन जाएंगे 10 + 273 = 283 केल्विन। क्लियर? आपको पूछते हैं कि बताओ 200 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने जहां C की वैल्यू, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देनी है 200 + 273 = 473 केल्विन। कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हो बच्चे। क्लियर? अगर अब सेकंड आपको पूछता है कि आपने सेकंड फार्मूला बनाना है, डिग्री सेल्सियस बनाना है। केल्विन आपको दिए गए हैं, आपने डिग्री सेल्सियस बनाना है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस बनाने का फार्मूला यहीं से डिराइव हो जाएगा। ये देखिए, डिग्री सेल्सियस को इधर रहने दें, इसको इधर ले आएं।
मीन केल्विन की वैल्यू जो दी गई है उसमें से माइनस कर देने हैं 273। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इजी। आपको दिए गए हैं बच्चे 100 केल्विन, इसके डिग्री सेल्सियस बनाने हैं, तो आपने डिग्री सेल्सियस कैसे बनेंगे, केल्विन की वैल्यू जहां पुट करेंगे, केल्विन माइनस 273 इक्वल टू माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे चलते हैं डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट्स। तो इन दोनों का रिलेशन पहले आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए 0 डिग्री टू 100 डिग्री, कितने पॉइंट्स, हंड्रेड्स। इसमें देखें 32 डिग्री टू 212, कितने पॉइंट्स, 180, जहां कितने हैं 100। इट मीन 100 इक्वल टू 180, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1.8, और 1.8 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 इक्वल टू 9/5। 9/5 की क्या होता है, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे 1.8। तो ये जो वैल्यू है ना, इसका बड़ा जूझ है। आप देखेंगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9/5 कहाँ से आया, 1.8 कहाँ से आया। तो ये पहले याद रख लें, क्लियर हो गया कि इसका एक पॉइंट, अगर इसका एक बढ़ता है तो इसका कितना बढ़ेगा, 1.8 बढ़ेगा। अगर इसका एक कम होता है डिग्री तो इसका कितना कम होगा, 1.8। इसी से बच्चे फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला है फ़ारेनहाइट में आपने चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को। तो वेरी इजी, आपने डिग्री सेल्सियस लेके जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.8 से, 1.8 से, वेरी सिंपल। और इसमें 32 ऐड कर देने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, 32 के बराबर। जैसे 0 डिग्री पीछे देखा 273 के बराबर था, 273 ऐड करते थे, इसमें वैसे ही 32 ऐड होने हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 32 कहाँ से आया, ये 1.8 कहाँ से आया, समझ में आ गया बच्चे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई, बुक पे ऐसे लिखा होता है 9/5। तो एक ही बात है बच्चे, जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट फार्मूला, जहाँ 2 फार्मूले हमने दे दिए, तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट्स में चेंज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 37 जो दिया गया है डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाई दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा लो। मैं ये लगाता हूँ 1.8 प्लस 32, और ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगी 98.6 फ़ारेनहाइट्स। यही है कि 98 हम मानते हैं, 98.6 होता है क्या, नॉर्मल टेम्परेचर आपका। अब बच्चे हम करेंगे फ़ारेनहाइट्स टू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट्स दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इजी वे बताऊंगा, 4 फार्मूले बताऊंगा। और इजी वे में ये देखिए, आपको हमने डिग्री सेल्सियस बनाना है। क्या बनाना है, हमने डिग्री सेल्सियस बनाना है। आपको फ़ारेनहाइट्स दिया गया है, तो आपने इससे से ये 2 फार्मूले जो दिए ना, ये अपने दिमाग में बिठा लिए हैं, इन्हीं से आपने बना लेना है। ये देखो डिग्री सेल्सियस को हम इधर ही रहने देते हैं, क्लियर, डिग्री सेल्सियस को इधर रहने देंगे, बाकी सारा उठा के इधर ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा, F फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट्स। ये 32 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। इक्वल टू के इधर जाता है तो हमें पता है, पढ़ा हमने मैथ में, माइनस हो जाएगा। और ये 1.8 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। वेरी इजी फार्मूला। और अगर आप इस फार्मूले को बनाना चाहते हैं, इस फार्मूले को, तो ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस आपने बनाना है, तो ये इधर रहने दो, बाकी उधर ले जाओ। फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 9/5। क्लियर बच्चे, ये हो गया 3rd फार्मूला इसका, ये हो गया 4th फार्मूला। 2 इसके देखे, अब 2 और दिखाता हूं। ये देखिए, ये 1.8 है बच्चे, क्या है, डिवाइड है। आपको डिवाइड करने नहीं आता, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये 9.5 है ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे, उल्टा हो जाता है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9, वेरी इजी। और जे अगर इसको डिवाइड करेंगे 1/1.8 तो जे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहाँ आएगा 0.555। क्लियर बच्चे। और दिस इज फार्मूला 4th, दिस इज फार्मूला 5th, नहीं 5 और 6। 2 फार्मूले हमने इसके देखे, 4 फार्मूले हमने इसके देखे। वेरी इजी, आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट्स,
इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करें। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है आपने, तो आपने क्या करना है, जहाँ वैल्यू पुट करनी है 98.6 माइनस कर देना है 32 और आपने मल्टीप्लाई दोनों में से कर दो, जहाँ डिवाइड वाला जो आपको इजी लगता है, मल्टीप्लाई बाई 5/9 और ये आ जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। करके देख लें बच्चे। इन फार्मूले को अगर आप फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला भी दिमाग में बिठा लें तो दूसरे वाला आप डिग्री सेल्सियस वाला खुद कर सकते हैं। अगर केल्विन वाला एक बिठा लें तो डिग्री सेल्सियस वाला खुद कन्वर्ट में। आज हम आपको करवाएंगे 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आज हम देखेंगे कि 2 और स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज 4th and 5th, जिसके नाम है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, या इसको BEC स्टेट भी बोलते हैं। तो क्या है ये स्टेट, इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे 9th लेवल पे। सिर्फ थोड़ा हमने बेसिक नॉलेज इसका लेना है। तो चलते हैं बच्चों, पहले हम बताते हैं प्लाज्मा क्या है। हमने कहा था सॉलिड, लिक्विड, गैस में कि जितनी भी मैटर्स आपने देखी हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, जहाँ गैस हैं। लेकिन अगर रियलिटी बताऊं तो यूनिवर्स जो हमारा है उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई मैटर है तो वो है प्लाज्मा। 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, क्योंकि हमारा जो सन है, जहाँ स्टार्स जितने भी हैं वो किसके बने हुए हैं, प्लाज्मा के बने हुए हैं। हमने देखा आजकल प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा नियॉन साइन बल्ब, प्लाज्मा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये सारे प्लाज्मा ही हैं। तो प्लाज्मा को समझने के लिए चलो मैं सन की एग्जांपल ही लेता हूँ। सन में या सूरज में सबसे ज़्यादा 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द सन। लेकिन मैं हीलियम की एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है हीलियम एक नोबल गैस है। आपको पता है अगर पीरियोडिक टेबल का आप 18 वाला ग्रुप देखें, 18 ग्रुप देखें, उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडियम, ये गैसें हैं, ये अनरिएक्टिव, मोस्ट अनरिएक्टिव गैसें हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन हमने जो प्लाज्मा बनाए हैं, प्लाज्मा टीवी, नियॉन बल्ब, जहाँ फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है वो इन्हीं से बनाई है। तो चलो बच्चे देखते हैं प्लाज्मा क्या है। मान लेते हैं सन में है हीलियम गैस। कौन सी गैस, हीलियम गैस। हमने पीछे पढ़ा था कि सॉलिड को अगर हीट करते हैं लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैसेस बन जाती हैं। लेकिन अगर गैस को बड़े हाई टेम्परेचर पे अगर हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, ये गैसेस जो हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, जिसको हमने बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी, ये आप 11th में पढ़ेंगे। वो आयनाइजेशन एनर्जी गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और बन जाते हैं आयंस। क्या बन जाते हैं, आयंस। आपने पढ़े होंगे आयंस 2 तरह के होते हैं, केटाइन एंड एनाइन। पॉजिटिव वाले केटाइन जो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो गेन करते हैं वो एनाइन। तो ये केटाइन बन जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हीलियम केटाइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यही बनाते हैं हमारा क्या, प्लाज्मा स्टेट। जैसे हमारी फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसमें यही हीलियम गैस ही होती है, वो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो केटाइंस में चेंज हो जाती है और वो अपना कलर शो करती है। प्लाज्मा टीवी, जहाँ नियॉन साइन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस होती है, सारी प्लाज्मा की ही एग्जांपल है। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि प्लाज्मा जो है एट वेरी हाई टेम्परेचर, जहाँ जब इनको प्लाज्मा टीवी में वेरी हाई वोल्टेज हम देते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं केटाइंस, आयंस में एंड फ्री इलेक्ट्रॉन में। एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज 4th स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों अब अगर बात करें 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं BEC, जहाँ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। तो ये कहानी शुरू होती है इंडिया से। 1920 में एक साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के, SN बोस, दैट इज तेंद्रनाथ बोस। उन्होंने अपना लिटरेचर जो कैलकुलेशन थी 5th स्टेट ऑफ मैटर पे जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजी तो उन्होंने इस पे बड़ी सारी कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई किया कि एक 5th स्टेट भी पॉसिबल हो सकती है एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। अब क्या है ये BEC या 5th स्टेट ऑफ मैटर, तो उन्होंने कहा
अगर किसी एलिमेंट गैसी स्टेट में लाकर उसकी डेंसिटी जो है वो लगभग 1 लाख टाइम कम करके, उसका वेट डेंसिटी लगभग 1 लाख टाइम कम करके अगर उसको कूल करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, लगभग 0 केल्विन। 0 केल्विन कितना होता है, वो होता है लगभग -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको कूल करते हैं तो वो जो एलिमेंट पार्टिकल हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल पार्टिकल बिहेव करते हैं और उसको नाम दिया गया BeC। लेकिन जो बोस और एनिस्टीन इस स्टेट को नहीं बना सके, तो उसके बाद ये हमारे 3 साइंटिस्ट जिनके ये नाम दिए गए हैं, इन्होंने मिलके रिवेडियम और सोडियम एटम से, रिवेडियम एटम या सोडियम एटम से इन्होंने तैयार की BeC और इनको 2001 में इन तीनों को मिला नोबेल प्राइज ऑन दिस 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके बारे में ब्रीफ में इतना ही करेंगे बच्चे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें बड़ा सारा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो बोस एनिस्टीन कंडेंसेशन को हम ब्रीफ में इतना ही मानेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इन ब्रीफ, दैट इज 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही केमिस्ट्री के फैक्ट जानने के लिए। ओके बच्चों।